लाल किले के ऊपर जो शासक कर रहा था या हिंदुस्तान का बादशाह था, उसके ऊपर भी बात हो रही थी, और इसको लेके अंग्रेज बड़े वो थे, सेंसिटिव थे। तो बहादुर शाह जफर को जब बर्मा में भेज देने के बाद में, अब तो वो म्यांमार या वहां पर, उसके बाद कंप्लीट साइलेंस है। अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा प्रयास ये था कि किसी तरीके से वो न्यूज बाहर नहीं आए। एक और मॉन्यूमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, विच इज़ वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ ताजमहल। और आज के टाइम में एक तरीके से देखा जाए तो एक उसका रिटर्न हो रहा है कि हर हर पर्सन उस बारे में बात कर रहा है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स चल रहे हैं। कोई बोलता है कि ये मंदिर था, कोई बोलता है मकबरा था, कोई बोलता है हिंदू आर्ट दिखती है वहाँ पे। बहुत मिसअंडरस्टूड है। लाल किले में जब आप कभी जाएंगे तो जो दीवाने आम जो है, वहां पर शाहजहां की जो सीट है वो हवा में है, दीवार पे ऊपर में है, जमीन पे नहीं है। तो एम्परर को लोगों की नजर से ऊपर उठाया जा रहा था। पीकॉक थ्रोन भी उसी लिए बनाया गया था कि एक्सक्लूसिव हो। और शाहजहां के समय की जितनी पेंटिंग्स आप देखेंगे उसमें हैलो दिखाया जाता है, जो कि नॉर्मली आपको देखते हैं कि भाई डिवाइन एंटिटीज के साथ में होता है। और जितने पेंटिंग्स हैं एज कंपेयर टू अदर्स, सब लोग शाहजहां की पेंटिंग, मुगल पेंटिंग्स में सब लोग शाहजहां को देख रहे हैं। और ताज के रेप्लिकास बनाए गए कई जगह पे, चाइना में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, न्यू जर्सी में, ऐसे कई रेप्लिकास बनाए गए। और आप जिस बात से शुरू कर रहे थे उस बात से मैं खत्म करूंगा इस सवाल को, कि नए वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, जो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, ताज को करीब 100 मिलियन वोट्स के साथ में इलेक्ट किया गया था, उसमें नॉमिनेट किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की है शशांक जी से। आप में से बहुत सारे लोगों को उस क्लास में हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन अगर हिस्ट्री एक कहानी की तरह बताई जाए तो हम सब हिस्ट्री को बहुत एंजॉय करेंगे। शशांक जी एक हिस्ट्री के टीचर रह चुके हैं, वो ब्लॉग राइटर रह चुके हैं, वो ऑथर हैं, वो रिसर्च करते हैं और अलग अलग चीज़ों में जहाँ पर भी हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। इस वीडियो में मैंने शशांक जी से बात करी है अबाउट लॉट्स इन हिस्ट्री। उन्होंने 1857 की म्यूटनी के बारे में हमें बताया, उन्होंने रेड फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में हमें बताया, उन्होंने ताजमहल के बारे में हमें बताया, आजकल की जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे फिर वो यमुना का रीसेंट फ्लड हो, उसके बारे में उन्होंने बताया, और हिस्ट्री के अलग अलग एलिमेंट्स को उन्होंने टच किया। इन सारी डिस्कशन में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पूरी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। हम रेड फोर्ट की बात कर रहे थे, लेकिन रेड फोर्ट की बात करते करते उस समय के हिस्टोरिकल एंगल्स, हिस्ट्री की स्टोरीज, एनेक्डोट्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने इस कन्वर्सेशन को बहुत बहुत एंजॉय किया है। आपको इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं, मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, रेड फोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ताजमहल के बारे में जानना चाहते हैं, 1857 की म्यूटनी के बारे में जानना चाहते हैं और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज को सुनना चाहते हैं, तो इस कन्वर्सेशन को आप बहुत एंजॉय करेंगे। पूरी कन्वर्सेशन को देखिएगा, यू विल रियली एंजॉय द कन्वर्सेशन। और एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव ये है कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कॉलोनियल टाइम से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वो कहावत भी है कि हिस्ट्री उसी ने लिखी है जो जीता है। बेसिकली हारने वाले की साइड की हिस्ट्री को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। और क्योंकि हम इतने साल हम पे राज किया गया है, मतलब अंग्रेजों से पहले मुगल्स और भी बहुत सब काफी सालों से राज किया गया है, तो जितनी हमारी हिस्ट्री बनी है वो सब उन्हीं समय की वजह से, उन्हीं इतिहासकारियों के वजह से ही बन गई है। और बहुत कुछ सच नहीं है इसमें। तो अगर आप थोड़े संक्षिप्त में ये बताना चाहें कि क्या ये सच है, आपके व्यू पॉइंट में क्या ये सच है कि हमारी हिस्ट्री को लिखने वाले लोग जो हैं, क्योंकि वो हम कॉलोनियल माइंडसेट से आ रहे थे, तो इस वजह से आज जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सब उसी माइंडसेट की हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं हम? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने रेज किया है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो दिखाई देने को मिलती है वो ये कि जब कॉलोनियल रूल या अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे आई थी, तो पहले वो तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया और धीरे धीरे करके उसने अपनी सत्ता जमा ली यहाँ पे करके। जब वो सत्ता जमा रहे हैं तो उनको बहुत सारे लोग ऐसे चाहिए और ऐसा ज्ञान भी चाहिए उनको कि जिसके जरिए वो जो है एक 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 उनका एक एक वो होता था, एक प्रोवर्ब था उस समय, या फिर एक फ्रेज जो यूज करते थे, नो द पीपल बेटर इन ऑर्डर टू रूल देम बेटर। और समय समय के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें आती चली गई जो कि कॉलोनियल नॉलेज फ्रेमवर्क का हिस्सा हो गई, है ना। मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं। मसलन एक की 19वीं शताब्दी के आसपास
एक सोशल डार्विनिज्म करके आई, एक फिलोसफी आई कि जो जिसको कहते थे आप स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर, जी। सोशल डार्विनिज्म की आई। उसी समय आर्कियोलॉजी बन के आई, आर्कियोलॉजी का डिसिप्लिन हो रहा है, उसी समय एथनोग्राफी हो रहा है, उसी समय एंथ्रोपोलॉजी हो रहा है। ये सब जो है इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क्स जो है वो सीधे डिसिप्लिन्स कॉलोनियल सोसाइटीज को समझने के लिए लगाई जा रही थी। ओके। तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे थे कि आप वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स या फिर पश्चिम के मापदंड से आप हमारे इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक पार्ट ये था। दूसरा पार्ट, अंग्रेजों के साथ ये पार्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी कि हर चीज में उनको लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन के साथ जोड़ना था, बहुत सारे चीजों के साथ में। तो उसके लिए रिपोर्ट्स लिखे जाते थे, बहुत सारे रिपोर्ट्स लिखे जाते थे। तो बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं या अपराइजिंग्स होते हैं, इन सब का जो है कहीं ना कहीं बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट हमें मिलता है, कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत जोर दिया जाता है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ ऑर्डर की जोड़ की देने के साथ साथ एक तीसरी बात भी जो थी वो ये बात थी कि अंग्रेजों को ये भी बताना था कि हमारे आने से सब कुछ बेहतर हो गया है। तो एक बहुत बड़ा डैमेज जो उन्होंने इतिहास के लिए किया, वो ये किया कि उन्होंने इतिहास का कैटेगराइजेशन करना शुरू कर दिया, ये बताने के लिए कि हमारे आने से सब कुछ अच्छा हो गया है। तो वो बोलते थे कि भाई जो एंशिएंट इंडिया है वो गोल्डन एज था, फिर वो मिडिवल इंडिया है उसमें बहुत सारा वायलेंस हो गया करने के लिए, और हम आकर यहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर हमने दिया, मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज तो वो अपना भी रोल बहुत कर रहे थे। तो बहुत सारे अकाउंट्स जिनको हम आज कम्युनल अकाउंट्स बोलते हैं या कम्युनल डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स होती थी, वो अंग्रेजों ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से शुरू की थी। और उसकी हिस्ट्री राइटिंग में इस टाइप की बात बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने को मिलती है, खास करके जिस तरीके से इतिहास का पीरियडाइजेशन करने के लिए बात करते हैं आप। और ये जो फ्रेमवर्क है वो सारे चीजों में, मैं तो कई एग्जांपल्स इसके दे सकता हूँ। अपनी किताब में मैंने काफी कोट किया है जो दिल्ली आगरा फतेहपुर सीकरी में है। अगर मौका लगे अगर इस वार्तालाप के दौरान में तो कहीं कहीं कोट भी करूंगा उसके बारे में करके। लेकिन ये जो पार्ट है कि बहुत सारा जो हमारा अंडरस्टैंडिंग जो उस समय का हो जाता था, चाहे वो आर्कियोलॉजी के जरिए हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी के जरिए हो, चाहे वो एथनोग्राफी के जरिए हो, चाहे वो हिस्ट्री के जरिए हो, ये बहुत हद तक कॉलोनियल फ्रेमवर्क्स, सिर्फ वेस्टर्न नहीं, कॉलोनियल फ्रेमवर्क्स भी, क्योंकि वेस्टर्न तो बहुत सारे थे, बड़े कैटेगरी है। कॉलोनियल फ्रेमवर्क्स में ये बात जरूरी थी कि आपके ऊपर नियंत्रण बना रहना चाहिए, करेक्ट, करेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बना रहना चाहिए। मतलब बेसिकली, मतलब इफ जस्ट टू कंक्लूड, जो आप बोल रहे हैं कि जो कॉलोनियल फ्रेमवर्क्स थे, क्योंकि उनको एक तो राज करते रहना था, दूसरा उन्हें लोगों को समझना था, तीसरा उन्हें ये भी दिखाना था कि जब वो आए उससे सब चीजें बेहतर हो गई। तो वो दिखाने के लिए उन्होंने जैसे कैटेगराइजेशन उनको लगा कि सही रहेगा उनके लिए, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन, किस चीज को पिक करके दिखाना है, किस चीज को हटाना है रीडिंग से लोगों की, उन्होंने वो सब किया। तो शायद जो आज हम पढ़ते आ रहे हैं वो उन्हीं रूट से निकल के आ रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे हिस्ट्री के बुक्स और बहुत सारी चीजें हमें ये बताती है कि जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद कैसे उन्होंने एक डेवलपमेंट का पूरा एरा चलाया, कैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें डेवलप की, कैसे हम पहले तो बहुत गोल्डन एरा में थे, फिर कैसे बीच में सब लड़ते रहते थे आपस में। वो सारे के सारे जो व्यू पॉइंट है वो बेसिकली इसलिए बनाया गया ताकि वो लंबे समय तक रूल कर पाए और ये दिखा पाए कि उनका जो रूल है वो काफी अच्छा है, उससे काफी पीसफुल सिचुएशंस और काफी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स डेवलप हुए हैं, मतलब फॉर द कॉलोनीज, जैसे इंडिया वाज वन ऑफ देम। गॉट इट। एब्सोल्युटली। अब उसमें फिर एक बात और भी जो खास करके जो मैं मॉन्यूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा दिखती है। मतलब आप तो हर एस्पेक्ट में देख सकते हैं। जो पिछले जो मैं किताब के बारे में बात कर रहा था वो बहुत ज्यादा इसमें दिखाई देता है कि मॉन्यूमेंट्स के बारे में, और मॉन्यूमेंट्स एक बहुत डोमिनेंट फ्रेमवर्क बनते थे हमारे इतिहास को देखने के थे। जी। तो सर मॉन्यूमेंट्स की थोड़ी बात करते हैं। सो जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूं या किसी भी आउटसाइडर की बात करूं, तो दो ही जगह पे हमें यूजुअली हिस्ट्री से ताल्लुकात करने का मौका मिलता है। पहला तो हमारी बुक्स होती हैं जिसमें हम पढ़ते हैं, और शायद हम उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते, पास होने के लिए पढ़ते हैं। ऑल्दो हिस्ट्री मुझे काफी अच्छा लगता था, लेकिन तब भी हम हिस्ट्री सिर्फ तभी पढ़ पाते थे जब पेपर आते थे, उससे पहले यूजुअली नहीं पढ़ते थे। खासकर साइंस के स्टूडेंट होने के बाद आप बिल्कुल ही उससे दूर हो जाते हैं।
दूसरा जो हम हिस्ट्री को टच करते हैं वो यूजुअली तब करते हैं जब हम किसी मॉन्यूमेंट पे घूमने जाते हैं, वहां पे गाइड हमें बहुत कुछ बताते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट मॉन्यूमेंट, या लिखा हुआ हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मॉन्यूमेंट्स एक अच्छा सोर्स है हिस्ट्री को समझने के लिए? और व्हाई डू यू थिंक, बिकॉज प्रॉब्ली आई एम टेकिंग अ लिबर्टी टू पॉइंट, मतलब व्यू पॉइंट मैं अपना दे रहा हूँ यहाँ पे, बट व्हाई डू यू थिंक कि हमने प्रॉपरली मॉन्यूमेंट्स को यूज नहीं किया एज अ सोर्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री? क्योंकि सारे मॉन्यूमेंट्स ही बहुत गलत तरीके से अंडरस्टूड है आज के टाइम में। ये एक बड़ी गहरी बात आपने रेज की है, एक गहरा सवाल है। मैं इसको बड़े आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा ये बात मैं शुरू में भी कह रहा था, जब पहले क्वेश्चन के जवाब में भी कह रहा था कि हमारी इतिहास की समझ जो होती है वो कई फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से होती है ना। फॉर्मल तरीका होता है जो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो या फिर किताबें पढ़ते हो या फिर इतिहास में स्पेशलाइजेशन करते हो। और इनफॉर्मल तरीका ये होता है कि आप कहानियां पढ़ते हैं, बायोग्राफीज देखते हैं, अमर चित्रकथा जैसे मैं बताता था हमारे बचपन का एक बड़ा हिस्सा होता था। आप फिल्म्स देखते हैं, आप बायोपिक्स देखते हैं, आजकल बहुत सारा हिस्टोरिकल फिक्शन है। ये सब चीजों के जरिए आप अपना, और वीडियोस देखते हैं, इसके जरिए व्हाट्सएप में आजकल काफी सर्कुलेशन है जिसके जरिए आप अपनी समझ बनाते हैं, है ना। इन सब चीजों में एक जो बड़ा फर्क जो आता है, जो और सब चीजों में और मॉन्यूमेंट्स में, और मैं एक चीज और उसमें जोड़ना चाहूंगा, म्यूजियम्स को भी। इन सब चीजों में एकमात्र फर्क है कि जब भी आप किसी मॉन्यूमेंट और म्यूजियम के सामने आते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है आपको इतिहास के देखने के तरीके में। और वो फर्क ये होता है कि पहली बार आप फेस टू फेस होते हैं इतिहास के अवशेषों के साथ, है ना, एज अपोज टू रीडिंग अबाउट इट, एज अपोज टू सीइंग इट ऑन स्क्रीन। अभी तक आप क्या टेलीविजन स्क्रीन या फिर वीडियो स्क्रीन या फिर अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख रहे हो, है ना, या पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप सामने देखते हैं तो चाहे कोई ऑब्जेक्ट, है ना, चाहे कोई इमारत या बिल्डिंग, कोई स्टैचू, कोई इमेज, बहुत सारी चीजें आती है। आप फेस टू फेस विथ हिस्ट्री होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना वेरी टैंजिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द पास्ट। तो ये जो है, आप इतिहास को बिल्कुल सामने से अनुभव करते हैं। हर एक को इतिहास को सामने से अनुभव करने का मौका मिलता है। और आप सारी चीजें जो आप पढ़ रहे होते हैं अपने टेक्स्ट बुक्स में, अपने ये करने के लिए, या आप जब भी मॉन्यूमेंट्स में गाइड के साथ जा रहे होते हैं, गाइड बताता है कि ये देखो यहाँ पर जो है, ये अकबर जो है यहाँ पर अपने दरबार लगाते थे, या महाराणा प्रताप जो है इसी घाटी में युद्ध करने आए थे। तो आपको सामने आने लगती तो सारी, तो ये जो मॉन्यूमेंट्स है, ये जो और खास करके मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि म्यूजियम्स का विजिट मॉन्यूमेंट्स के कंपैरिजन में कम है, कि तुलना में काफी कम है, कम लोग म्यूजियम जाते हैं, ज्यादा। लेकिन मॉन्यूमेंट्स बहुत वजह से लोग जाते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, करने के लिए। और मॉन्यूमेंट्स में जब आप जाते हैं तब आपकी सारी, एक तरीके से मैं जो एक वर्ड यूज करता हूँ कि आपके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है। वो तमाम बातें जो, और या नॉस्टैल्जिया सेशन हो जाता है। तमाम बातें आपने जो देख रखी थी उसको फिट फिट करने लगते हैं, ओ यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे ये होता था। और गाइड का नैरेटिव कभी कभी, अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आपके लिए एक तथ्य हो जाता है, ऐतिहासिक तथ्य हो जाता है। अब इसमें एक बड़ी, एक और पहले मैं इसको बता दूं कि कहां पर, ये गाइड वाले पार्ट में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं पहले एक बात और बताऊंगा जो कि हमारे पढ़ाई करने के तरीके में आता था। स्कूल्स को अगर में आप जब पढ़ते थे या कॉलेज में भी, तब आप देखेंगे कि जब भी कोई, मान लीजिए कि कोई पीरियड के बारे में बात करते थे या किसी राजा के बारे में बात करते थे, है ना, तो आपको उससे रिलेटेड एक फोटो आ जाता था। मसलन कि अगर आप बुद्ध के बारे में बात करें तो बोध गया का फोटो आ गया। अगर आप अकबर के बारे में बात करेंगे तो फिर आपका आगरा फोर्ट का फोटो आ गया। अगर आप शाहजहां के बारे में बात करेंगे तो ताजमहल का वो आ गया करने के लिए। तो इस तरीके से एक फोटो आ जाता था। जी। और खास करके जो दूसरे लोग जो उसमें और ज्यादा जानना चाहते थे, वो जो जानते थे तो उसमें आर्किटेक्चर का सवाल आ जाता था कि भाई, जो पढ़ाया जाता था हमें, अगर 8, 9, 10th में अगर आप देखेंगे करके कि मुगल आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या हैं, विजयनगर आर्किटेक्चर के फीचर क्या है,
है ना, तो इस टाइप से करने के लिए तो वो मॉडर्न आर्किटेक्चर के फीचर क्या है, ऐसे सवाल आ जाते थे। अब ये सवाल काफी टेक्निकल भी होते थे, तो लोगों का रुझान जो होता था इतिहास से थोड़ा हटता चला जाता था। और खास करके एक और चीज जो इतिहास को हमेशा से बदनाम करते आई है कि आप डेट्स और फैक्ट्स पे बहुत जिक्र करते थे, करेक्ट। है ना। और तीसरा कि अप्लाइड कंपोनेंट नहीं होता था, आपको क्लासेस से ले नहीं जाए जाते थे। अब कभी कभार चले गए आप, ले नहीं जाया था, तो एक अप्लाइड कंपोनेंट नहीं हुआ करता था आपके इतिहास का। तो एक तो अप्लाइड कंपोनेंट नहीं था, दूसरा कि आप बिल्कुल थ्योरेटिकल रखते थे, और तीसरा उसके अंदर पढ़ते भी थे तो बहुत सारे इंटिमिडेटिंग चीजें पढ़ते थे। मुझे बहुत डर लगता था आर्किटेक्चर से। तो ये किताब जो मैंने लिखनी शुरू की, मैं उस डर को खत्म करने के लिए लिख रहा था अपने, मतलब एक बड़ा पर्पस तो ऑब्वियसली था, बट एक पर्पस ये भी था कि यार मैं डरता हूं, मैंने पढ़ा है इतिहास करके, मैं पढ़ा हूं, पढ़ाया हूं, मैं भी डरता हूं, तो फिर कैसे होगा करने की। तो जो मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो एक बड़ा आधार बन जाते हैं आपके लिए करने के लिए, ठीक है। इसका और मेरा एक अपना अप्रोच भी जिसके बारे में अगर वार्तालाप के दौरान में कभी मैं बात करूंगा इसके बारे में करने के लिए, इसको समझने का तरीका। लेकिन इस समय मैं एक बात आपको और बताता चलूं करके, कि जब आप साइट पर जाते हैं तो मैंने जैसे बताया कि आपके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है, आप तमाम चीजों को आपकी याद आने लगती है, अच्छा यहाँ था, आप जो जो पढ़े हैं वो दिखने लगता है आपको प्रैक्टिकल में। और गाइड जो आपको ले जाता है साइट्स के दौरान में, वो गाइड आपको हैरानी होगी कि उसकी ट्रेनिंग की कोई हिस्टोरियन नहीं करता है। वो जो गाइड होता है वो ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ होता है। करेक्ट। जहां उसका, बिकॉज उसका एक प्रोफेशन है, जहां उसको कमाना है, तो उसको जोर उसमें होती है एंटरटेनमेंट में। तो वो बहुत रेसी नैरेटिव्स आपको देगा, गाने भी सुनाएगा, सिनेमा के बारे में बताएगा, बहुत रेसी नैरेटिव्स देता है, जो कि उसके लिए तो बढ़िया, क्योंकि लोग खुश होते हैं कि हाँ भाई चलो कुछ मॉन्यूमेंट के साथ उनका कनेक्ट बढ़ता है, कि कुछ कहानी जुड़ देते थे उसके साथ में, या फिर कोई फिल्म जुड़ जाता है, तो कुछ और गाने जुड़ जाते हैं, तो उसका उसका कनेक्ट जो बढ़ता है, जो जो लोग जा रहे हैं घूमने का। लेकिन इस प्रोसेस में वो काफी डैमेज कर देते हैं इतिहास के बारे में। और इसमें खास करके ऐसे लोग जो कि मॉन्यूमेंट्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहें, वो अगर साइट पे जाके कुछ किताबें भी ढूंढना चाहते हैं तो उनकी किताबें चाहे तो मिलती नहीं है, या फिर ये किताबें ऐसी लिखी गई, बहुत सारे गाइड बुक्स जो होते हैं साइट्स में मिलते हैं जो कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई थी। तो जितना रिसर्च जो इतिहास में हुआ है वो कहाँ पे, और ये सब किताबें अच्छी हैं, मतलब आपको नॉलेज दे देती हैं, लेकिन एक उनका रेगुलर अपडेटिंग नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसे हैं, ऐसा मैं सबके बारे में नहीं करूंगा, बट बहुत सारे रेगुलर अपडेटिंग हुआ है, फोटोग्राफ्स बड़े अच्छे अच्छे हैं। और दूसरी बात कि इतिहास में जो रिसर्च, जो आए दिन नया रिसर्च जो होता है, वो उसमें दिखलाई देने को नहीं मिलती है। तो जो मॉन्यूमेंट है आपके लिए फ्रोजन है, राइट, लेकिन वो तो बहुत डायनेमिक चीज है। मॉन्यूमेंट तो बहुत बहुत ज्यादा चीज बताता है आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में, लेकिन आपके पास जो आ रहा है वो उन किताबों के जरिए से, कि एक फ्रोजन आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये बन गया भाई मॉन्यूमेंट, अब किसी को हमको पढ़ना है, जो बता दिया वही करना है। ना वो पढ़ा हुआ है वो ढंग से, ज्यादातर केसेस में उनकी ट्रेनिंग अलग है, और ना ही जो किताबें मिल रही हैं वो पीरियोडिकली अपडेटेड होती, तो हमारी समझ को बहुत ज्यादा करता है, जबकि मॉन्यूमेंट्स कहीं ज्यादा बताते हैं और आम लोगों की समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर शायद जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल जो दिख रहा है बस उतना ही पढ़ा जाता है। मतलब अगर हमें कुतुब मीनार दिख रही है तो जो बात भी की जाएगी वो उसके हाइट के बारे में की जाएगी, वो कब टूट गया उसके बारे में की जाएगी, या कब बनाया गया उसके बारे में की जाएगी, लेकिन कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं किया जा रहा है उस मॉन्यूमेंट को, जिससे कि उसके बारे में और इंटरेस्ट जगे कि वो कैसे बना था, उस समय क्या हो रहा था। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बिकॉज आई नो आपका वर्क के बारे में मैंने काफी पढ़ा है। आई थिंक आपका जो अप्रोच है टूवर्ड मॉन्यूमेंट्स वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम द यूजुअल अप्रोच अबाउट मॉन्यूमेंट्स। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी अप्रोच के बारे में बताना चाहें और थोड़ा सा विस्तार इस चीज पे देना चाहें कि ये जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन अराउंड मॉन्यूमेंट्स है, जो लेयर्स हैं एक मॉन्यूमेंट्स की, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में, वो कैसे है, क्या है, अगर उस बारे में थोड़ी डिटेल में आप बात कर पाए। देखिए मॉन्यूमेंट, जैसे मैं उसी से शुरू करूंगा जहां मैंने पिछले बार किया था, कि मॉन्यूमेंट्स कभी भी फ्रोजन, ना ही इतिहास फ्रोजन रहा है, बहुत डायनेमिक डिसिप्लिन है। मॉन्यूमेंट्स भले ही दिखने में आपको फ्रोजन लगते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत परतें होती हैं, समय के साथ साथ बहुत बदलाव होता है। और वो सिर्फ उस बिल्डर के बारे में नहीं बताती है जो कि उसको बनाया उसने करके, वो उस समय के बारे में, उस परिपेक्ष के बारे में बहुत चीजें बताती है।
ठीक है। और समय के साथ साथ हमारी समझ या हमारा जो जो कनेक्ट बनता है मॉन्यूमेंट के साइड में, वो एक बहुत बड़ा कनेक्ट बनता है। ये जरूरी है कि भाई उस कनेक्ट को कितना हम नॉलेजेबल बना सके, वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कनेक्ट जो होता है बहुत बड़ा है और उसका पोटेंशियल उससे कहीं और ज्यादा बड़ा है। और जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो मैंने इसको 3 या 4 हिस्सों में देखना शुरू किया, मतलब ये चारों हिस्से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब मैंने सोचा कि यार ऐसा कई बार मैं देखता हूं कि कहीं पर कोई कोई हिस्सा हावी हो जाता है, कहीं पे कुछ हिस्सा हावी हो जाता है। लेकिन मैंने 3 या 4 इसके पार्ट्स देखे अपने जब काम को मैं डेवलप कर रहा था। पहला पार्ट एक होता था कि मॉन्यूमेंट सिर्फ उसी जगह पर सीमित नहीं होता है, उसके लंबे कनेक्शंस होते हैं, जियो कल्चरल कनेक्शंस होते हैं, भौगोलिक तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी। तो ओके। जैसे आप बोध गया के मंदिर को देखते हैं, आप वैसे मंदिर चाइना में भी देखेंगे। तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट बनता है कि भाई जब बोध गया जब एक तीर्थ स्थल के लिए उचित नहीं रह गया, तब ऐसे मंदिर बाहर बनाए जाने लगे। कुतुब मीनार का जो यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसको इजिप्ट तक में उसके बारे में लोग जान रहे थे। सेंट्रल एशिया में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, वो हमारे सारे जो नॉर्थ इंडियन मॉन्यूमेंट्स को बहुत जोर से वो इम्पैक्ट कर रहे थे। ओके। ताजमहल के बारे में तिमुरिड इन्फ्लुएंस बहुत काम कर रहा था, तिमुरिड ईरानियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ताजमहल की संरचना में काम कर रहा था। अकबर जो है, जब आप फतेहपुर सीकरी बना रहे थे या आगरा फोर्ट बना रहे थे, तो कई तिमुरिड स्टाइल जहां से वो लोग आते थे, मुगल आते थे, इसके अलावा राजस्थान, मालवा, गुजरात, बंगाल, ऐसे कई स्टाइल्स लाके और वहां पर काफी सारी चीजें बनते। तो उसका एक कनेक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जो कि भौगोलिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लंबी और या बृहद सांस्कृतिक और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की जरूरत है। ठीक है। ओके। दूसरा एक जो होता है हमेशा से कि हम उस मॉन्यूमेंट या किसी भी इमारत या इमारत समूह, आप कई जगह जाएंगे तो एक इमारत नहीं होती, कई सारे इमारतें होती है। जो इमारत समूह जो होता है या मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसमें कई मॉन्यूमेंट्स अलग अलग भी होते हैं, जो कि अपना एक अलग इतिहास संजोए हुए हैं। तो एक नदी की बड़ी धारा है जिससे कई धाराएं भी निकल रही है, आप इस तरीके से सोच सकते हैं। और सबका अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उसको बोलता हूं रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट एंड द होल। ओके। एक आयरन पिलर है कुतुब मीनार के देख में, मैं कभी अगर मौका लगे आगे चल के वार्तालाप में तो मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगा, अगर आप कभी इसके बारे में जानना चाहें तो। वो उसका एक अलग इतिहास पैरेलली चल रहा है, जी जी। राइट। और वो कुतुब के साथ भी जुड़ा हुआ, लेकिन उसका अपना अलग इतिहास चल रहा है। जब आप आगरा फोर्ट में जाएंगे तो एक 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 वहां पर एक गेट है जिसको बोलते हैं कि भाई वो अब महमूद गजनी का गेट बोलते हैं, गजना गेट बोलते हैं, लेकिन पास्ट में उसको सोमनाथ का गेट भी बोलते थे। उसको अंग्रेजों ने एक तोड़ मरोड़ करके, जो आप बता रहे थे, अंग्रेजों ने ये कहानी कह दिया कि ये सोमनाथ का गेट है, लेकिन जब वो गेट को वहां से लेके आए गजनी से, तब उनको पता चला, अरे यार ये तो गजनी का गेट है। तो उनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई और वो उसको ले जाना चाहते थे गुजरात में और इंस्टॉल करना चाहते थे। तो उनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, तो उन्होंने आगरा फोर्ट में इसको डंप कर दिया। तो इतिहास के अंदर में कई पार्ट और होल के बीच में बहुत सारे डायलॉग चल रहे थे, एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था। आप सल्तनत के जितने इमारतें देख रहे होते हैं या मुगलों के, तो वहां पर आप देख रहे हैं कि लाल पत्थर, रेड सैंडस्टोन और मार्बल, इसके बीच में भी एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। पहले लाल पत्थर ज्यादा है और जितने प्राइज्ड पार्ट्स होते थे मॉन्यूमेंट्स को, उसको सफेद पत्थर में बनाते थे। धीरे धीरे करके जब एक बड़ा केंद्रित साम्राज्य शाहजहां के अंदर में हो जाता है, तो मार्बल जो है बड़ा हो जाता है और पत्थर जो लाल पत्थर है वो जो सिर्फ बाउंड्री वॉल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसी कई सारे लेयर्स और स्टोरीज चल रहे होते हैं पार्ट और होल के बीच में। एक तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मैंने और ये फ्रेमवर्क में देखा मैंने, टैंजिबल और इनटैंजिबल के बीच का। मतलब मॉन्यूमेंट सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं होता है, एक इमारत होता है, और इनटैंजिबल जो होता है उस इमारत से जुड़ी कहानियां, जिसके बारे में भी लोग उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप ताजमहल किसी भी टूरिस्ट के पास जाएंगे, उसका एक सवाल जरूर होता है, अच्छा क्या शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे क्या? ये और गाइड भी बताएगा, और क्या शाहजहां एक काला ताज बनाना चाहता था? ऐसी कहानियां, क्या वो मुमताज महल यहाँ पे आई थी, कितने बच्चे थे? ऐसे कई सवाल जो भर कर आते हैं, जो कि कहानियों के साथ जुड़े हुए हैं, और जिसको हम पॉपुलर हिस्ट्री भी बोलते हैं। ये समय के साथ साथ मॉन्यूमेंट के इतिहास का एक हिस्सा हो रहा है, बन जाते हैं। और
मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बातों को सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन उन कहानियों को बताने का तरीका भी एक ढूंढना चाहिए इतिहासकारों में, ताकि वो भी उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से उस बात का खंडन कर सके कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं थी। और एक चौथी बात जो मैं बहुत स्ट्रांगली कहता हूं, और वो काफी पिक कर गया, काफी अभी जो मॉन्यूमेंट के ऊपर डिस्कोर्सेस है उसमें बाद में, कि एक आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट है, मरणोपरांत। मेरे कहने का मतलब मरता तो नहीं है, मेरे कहने का मतलब इसमें यह था कि जब प्राइमरी बिल्डर की मृत्यु हो जाती है, वो हट जाता है सीन से, तो इसका मतलब थोड़ी कि मॉन्यूमेंट खत्म हो जाता है। जी वो जी। भी आगे चल के कई लोग और बसते चले जाते हैं और अपना तरीके से उसको करते जाते हैं, और कभी कभी आफ्टर लाइफ में हुई हुई कई इंसिडेंट्स या वाकया या ये हमारे मॉन्यूमेंट को समझने का तरीका हो जाता है। करेक्ट। मसलन कि अगर आप देखेंगे कि जब लाल किले को हम जब समझने की कोशिश करते हैं, तो लाल किला अगर आप देखेंगे इसकी स्थापना हुई थी जब मुगल्स जो ये जो बादशाह थे शाहजहां, जब आगरा से दिल्ली आए थे, एक नए राजधानी की स्थापना कर रहे थे, तो शाहजहानाबाद की स्थापना उन्होंने की। 17वीं सेंचुरी मुगल कैपिटल शाहजहानाबाद, है ना। ओके। और लाल किला उसका एक किला मुबारक मतलब उसका एक फोर्ट था, उस ओके। शहर का एक फोर्ट था, उस राजधानी का एक फोर्ट था, जहां से वो शासन करते थे, जहां उनका वास होता था, ऑफिस कम रेजिडेंस। ओके। लेकिन आज जब हम समझते हैं, या आज के जनरेशन के बारे में जब आप बात करेंगे, तो वो बोलेंगे कि ये ओ यहाँ तो प्रधानमंत्री जो है 15 अगस्त को झंडा फहराते। करेक्ट। समझ करेक्ट। जो है बदलते चली जाती है, और ये उसके आफ्टर लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आफ्टर लाइफ भी एक बड़े इंपॉर्टेंट, और ये चारों का एक सामंजस्य, ये चारों ओवरलैप करते हैं, और चारों के सामंजस्य से मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका, नजरिया हो सकता है मॉन्यूमेंट्स को समझने का करना। तो सर अगर हम लाइक स्टोरी या पॉपुलर हिस्ट्री जो आप बोल रहे थे, अगर उसके पर्सपेक्टिव से बात करें, तो लेट्स टेक रेड फोर्ट फॉर एग्जांपल। रेड फोर्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे आपने बताया कि ये शाहजहां के टाइम में उनको उनके रूल करने का एक किला होता था बेसिकली, जहां से वो रूल करते थे, लड़ाई के लिए जाते थे या रहते थे बेसिकली। बट आज के टाइम में अगर हम देखें, तो हम इसको बहुत ज्यादा पैट्रियाटिक एंगल से देखते हैं अपने लिए। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वहीं होता है, हर बार झंडा वहीं फहराया जाता है, प्रधानमंत्री की स्पीच वहीं से होती है, कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो लोग लाल किले पे जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लाल किले की आफ्टर लाइफ के बारे में बात करें, तो कैसे ये फ्रॉम अ मुगल किला, कैसे ये एक पैट्रियाटिक सिंबल बन गया, और कैसे आज के टाइम में ये एक इंडिपेंडेंस डे का सिंबल बन गया? हाउ हैज दैट हैपेंड ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जुड़ा है, आपने बताया जो आफ्टर लाइफ के बारे में। इसका पिछले में हमने किया था कि उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी कि एक किले के रूप में, किला मुबारक, जो कि शाहजहानाबाद का किला मुबारक था, शाहजहां के समय करेक्ट। स्थापना हुई थी। ठीक है, सर ये कब हुआ होगा? विच टाइम? 1600 ये समटाइम? 17वीं सेंचुरी, मिडिल ऑफ ओके। 17वीं सेंचुरी, मतलब आप 1630 से 50s के बीच के बारे में की बात कर सकते हैं इसमें करके, ओके। उस समय हुआ, ओके। है ना। वहां से मुगलों ने शाहजहां के समय में, पहले आगरा राजधानी हुआ करती थी, आगरा से लेके वो दिल्ली लेके आए, है ना। और उसके बाद उस समय उस किले का निर्माण होता है, और आज जो एरिया जिसको हम ओल्ड दिल्ली के रूप में जानते हैं, वो एरिया वो शाहजहानाबाद का एरिया हुआ करता था। तो ओल्ड दिल्ली उस समय का न्यू दिल्ली था, गॉट इट। जो न्यू दिल्ली जो बन के आया था, एक नया नया दिल्ली का हिस्सा बन के आया था करने के लिए। अब जब आप देखते हैं कि जब उसके आफ्टर लाइफ शाहजहां के जाने के बाद ऐसी कई चीजें हुई, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, मराठों का आक्रमण हुआ, सिखों का उसमें आक्रमण हुआ, कई लोग वहां पे आए करके, कई लोग ने समय समय पर छोटे छोटे समय के लिए शासन किया उसमें करने, अफगान थे, मराठा थे, ये समय समय पर थोड़े थोड़े समय के लिए उन्होंने शासन किया उसके ऊपर में करके। एक बड़ा जो आफ्टर लाइफ के हिस्से में जब आता है, जब आप देखते हैं, वो होता है 1857 की क्रांति। जब 1857। 1857 की क्रांति हुई, तब लाल किला अचानक से बड़े जोर से न्यूज में आता है, क्योंकि जो मेरठ में जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी, और जो सिपाही वगैरह थे, वो धीरे धीरे कन्वर्ज करके दिल्ली आने लगे, और दिल्ली आके वहां पर वो लाल किले, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आजकल यमुना न्यूज में है करके, और वहां पर यमुना के ऊपर एक ब्रिज ऑफ बोट्स होता था, मतलब नावों का या नौकाओं का एक पुल होता था, उससे वो यमुना को क्रॉस करके आए और लाल किले में आए, और फिर वहां पर उन्होंने बहादुर शाह जफर को उस पर थोड़ा दबाव भी डाला, और करके एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की। ओके।
ठीक है। जो म्यूटनी हुई थी जिन सिपाहियों ने की थी उन जो लोगों ने। 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, ओके। तो वहां ओके। पर जो जो सिपाही थे, जो सैनिक क्रांति जो हुई थी, कई सैनिक यहाँ पर आए करके और यहाँ पर आकर एक सरकार बनी, हिंदुस्तान की एक सरकार बनी, जो कि कई समय तक कई सारे रीजन्स के साथ में कोऑर्डिनेट कर रही थी, कोशिश कर रही थी करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान की एक नई सरकार बनी और दिल्ली या आसपास, आगरा, लखनऊ आसपास के कई क्षेत्रों से कुछ समय तक के लिए अंग्रेजों को हटा दिया, पदस्थ कर दिया गया था और यहाँ पे सरकार बनी। तो अब ये भी सवाल होता है कि विद्रोहियों ने चुना जो, या क्रांतिकारियों ने जो चुना इसके बारे में करके कि हमको किस तरीके से इस सरकार बनाना है, और क्यों लाल किला एक सिंबल बन गया था उनके लिए जहां से राज्य होता था। तो वो एक आफ्टर लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। और इसी के ठीक विपरीत जब क्रांति का जो दमन हुआ, मतलब जब अंग्रेजों ने वापस शासन स्थापित कर लिया अपना, तब उन्होंने लाल किले के ऊपर में बहुत ही क्रूरता पूर्वक उन्होंने वार किया। कई बिल्डिंग्स डिमोलिश कर दिए गए। और बाद में 1860s में जो रेलवे लाइन आ रही है, पता नहीं आप दिल्ली से कितना वाकिफ है, तो आप देखेंगे लाल किले के बिल्कुल बगल से चलते हुए आ रही थी। मतलब ये भी था कि एक कम्युनिकेटिव प्लेटफॉर्म तो मतलब डेवलप कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट का प्लेटफॉर्म, लेकिन इट वॉज स्टीयरिंग इनटू द हार्टलैंड ऑफ शाहजहानाबाद, राइट। और बाद में आप देखेंगे धीरे, और उसके साथ कई और कहानियां जुड़ी है, मसलन कि जैसे जो अफगानों का हुआ, खास करके नादिर शाह का हुआ, तो वहां से जो वो जो पुराने शाहजहां के पास, जब शाहजहां यहाँ आए थे तो उनके पास एक पीकॉक थ्रोन भी था, बहुत फेमस है वो, और उसी में कोहिनूर डायमंड भी हुआ करता था। तो इनकी अलग स्टोरीज भी चल रही होती है साथ साथ। पीकॉक थ्रोन भी नादिर शाह ले गए करने के लिए, और उसमें जड़ा हुआ जो, और पीकॉक थ्रोन कहते हैं कि भाई वो वहां गए, युद्ध में छिड़ते बिछड़ता चला गया करके, अलग अलग कॉपीज बनी उसकी, कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। बट कोहिनूर डायमंड के बारे में तब तो थोड़ा पता चला, क्योंकि नादिर शाह से फिर वो अहमद शाह अब्दाली के बाद में गया, फिर वो रंजीत सिंह, पंजाब के रंजीत सिंह के पास में गया, क्योंकि उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को मदद की थी उन्होंने। फिर अहमद रंजीत सिंह के बाद जब पंजाब का जो उन्होंने जो हराया अंग्रेजों ने, तो कोहिनूर डायमंड ले गए वहां से उठाकर, और अभी क्राउन ज्वेल का, वो लंदन टावर में क्राउन ज्वेल का कलेक्शन होता है। तो ऐसी कई छोटे छोटे चीजें हो रही थी। लेकिन एक चीज जो और खास करके इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही थी, वो ये कि बहादुर शाह जफर के करियर के साथ जो जुड़ा हुआ था। दमन के बाद उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर के ऊपर में एक ट्रायल किया, और ट्रायल में करके उनको दोषी ठहरा करके उनको रंगून भेज दिया गया, काला पानी में, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने। ये कहानी मतलब काफी नोन है ये कहानी, कि उनको देश निकाला, एक तरीके से देश निकाले दे दिया काला पानी में, वहां पे आपने उनको वहां पे भेज दिया। तो सर थोड़ा सा मैं रोकूंगा, तो आप जो ये बता रहे हैं कि 1857 में जो म्यूटनी हुई उसके बाद लाल किले से भारत की एक ऑल्टरनेट सरकार चलनी चालू हुई, तो इफ आई एम, मुझे ये स्टोरी नहीं पता है बट व्हाट इफ आई एम गेटिंग इट राइट, तो आप ये बोल रहे हैं कि जो बहादुर शाह जफर थे उस टाइम पे, वो इस ऑल्टरनेट जो गवर्नमेंट इंडिया की बनती है उसके जो हेड होते हैं या जो फेस बनते हैं, वो बहादुर शाह जफर बनते हैं, और फिर अंग्रेज उन पे अटैक करके उनको डिथ्रोन करके और फिर उनको रंगून भेजते हैं, यही आप शायद बता रहे हैं जी। ये ओके। ये चले गए। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सिर्फ लाल किले की बात नहीं थी, लाल किले के ऊपर जो शासक कर रहा था या हिंदुस्तान का बादशाह था उसके ऊपर भी बात हो रही थी, और इसको लेके अंग्रेज बड़े वो थे, सेंसिटिव थे। तो बहादुर शाह जफर को जब बर्मा में भेज देने के बाद में, अब तो वो म्यांमार या वहां पर, उसके बाद कंप्लीट साइलेंस है। अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा प्रयास ये था कि किसी तरीके से वो न्यूज बाहर नहीं आए, बादशाह सलामत किस हालत, किस में है, क्या हालत है, कैसे चल रही है, उनकी रानियां कैसी हैं, जो लोग उनके साथ, बहुत कम लोग गए थे उनके साथ में, और उनकी हालत बहुत खराब थी, और बहुत गरीबी की हालत में उनका देहांत हुआ वहां पे करने के लिए। तो अंग्रेज बहुत ज्यादा इस चीज को लेके क्लियर थे कि उनको पहुंचने नहीं देना है वहां पर, किसी तरीके से पहुंचने नहीं देना है। लेकिन बहादुर शाह जफर और उनके साथ में जुड़ा हुआ जो लाल किला जो था, ये एक राष्ट्रीय, एक तरीके से एक सोच का एक प्रतीक बन गया था। It had become a symbol of some kind of independence for sure, and basically, yeah, some kind of power, authority over the British forces. मतलब अंग्रेजों के कंपैरिजन में एक प्रतीक तो जरूर बन गया था 1857 के दौरान में। और ये कहानी फिर से 1930 1940 के दशक में फिर से उभर कर आनी शुरू होती है, और ये कहानी की शुरुआत होती है सुभाष चंद्र बोस के साथ में।
आपने ये सुना होगा कि उन्होंने एक आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, है ना, जो कि जापान के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के साथ में लड़ रही थी, और साउथ ईस्ट एशिया में उसका बहुत ज्यादा ऑपरेशंस था वहां पे करके, जितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वो शामिल कर रहे थे और उसके साथ मिलकर एक सेना की करने के लिए, है ना। और एक समय में ऐसा हो रहा था जब वो थोड़े से कुछ उनको जीत हासिल हो रहे थे, और एक समय में उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था रंगून में। तो इस दौरान सुभाष चंद्र बोस का जाना भी रंगून हो रहा था करके, और जब वो रंगून जब जा रहे थे वहां पे करके, तो वहां पर एक उन्होंने अनमार्क्ड ग्रेव, क्योंकि लोग इस हालत में बहादुर शाह जफर का डेथ हुआ था कि लोगों को पता भी नहीं था कि कौन सा एग्जैक्ट स्पॉट है, तो एक अनमार्क्ड ग्रेव किसी ने वहां पर बना दिया था। वहां पर जब उन्होंने विजिट किया, और उसके बाद से उनका एक और चीज जुड़ गया, उसके बाद उन्होंने थोड़े समय के बाद उसने दिल्ली चलो जो स्लोगन दिया उन्होंने, कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो स्लोगन के दो और हिस्से उन्होंने जोड़ दिए। एक बात उन्होंने ये बोला कि हम जो है वायसराय हाउस में अपना झंडा फहराएंगे, वायसराय हाउस आजकल राष्ट्रपति भवन है, जी। और दूसरा कि हम लाल किले में विक्ट्री परेड करेंगे। गॉट इट। ठीक है, तो ये जो बात उसके साथ उन्होंने जोड़ दी कर। अब थोड़े समय के बाद क्या होता है कि आईएनए जो है उसको कुछ कुछ बैटल्स होते हैं जिनको, जहां पर वो पराजित हो जाते हैं, ऐसे छोटे मोटे, ऐसे छोटे नहीं तो युद्ध, दो युद्ध हुए खासकर, जिसमें एक इम्फाल में भी आए थे वहां पर और कुछ एक और युद्ध हुआ जहां पर वो पराजित हो जाते। पराजित होने के बाद जो अंग्रेजी हुकूमत है वो ये कर रही थी कि कई सारे लोगों को कोर्ट मार्शल किया, कई सारे सवाल जवाब किए, कई सारे लोगों को परेशान किया, और उन्होंने एक सबक देने का भी प्रयास किया। उन्होंने ये सोचा कि हम जो हैं ऐसे लोगों को सबक देंगे कि आगे से लोग याद नहीं रखें कि देखो कैसे बर्बरता की, क्या क्या ये की करने के लिए। और उन्होंने वहां से 3 ऑफिसर्स को उठा के लाल किले में लेके वापस आ गए। ये 3 ऑफिसर्स बहुत फेमस हो गए आगे चल के, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन। और ये तीनों जो थे उनका ट्रायल जो है, जिसको फेमस आईएनए ट्रायल के रूप में जोड़ा जाता है, उसको आपने लाल किले से ट्रायल किया। अब ये अंग्रेजों ने सोचा था कि हम एक सबक देंगे जनता को कि भाई देखिए इस तरीके से करने की, और ये ट्रायल्स के ऊपर में इतना गुस्सा बनना शुरू हो कि एक बड़ा माहौल तैयार हो गया, कई एजिटेशंस होने शुरू हो गए, और राष्ट्रीय क्रांति जो उस समय चल रही थी उसको उसने बहुत ज्यादा अंगार दिया, बहुत बल दिया करके। और इसी तरीके से जब 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 आजादी मिली और जब भारत के प्रधानमंत्री वह झंडा फहरा रहे थे, तो उन्होंने उनको याद किया, सुभाष चंद्र बोस को याद किया। तो एक रंगून का कनेक्शन है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, यहां से हटके वहां चला जाता है, वहां से लौट के फिर आता है, जो मैं पहले जो बात कर रहा जी। हूँ लार्जर जियो कल्चर कनेक्शंस। अब आप कभी इस भी नहीं लगेंगे कि आईने के साथ में इसका क्या रहा करके, लेकिन वो उसको वापस लेके आया, और वो 1857 की क्रांति को भी, रेड फोर्ट को भी, और रेड फोर्ट एज ए नेशनल सिंबल, रेड फोर्ट एज एन इवेंट ऑफ पेट्रियटिज्म, तो इसलिए कई लोग के लिए वो एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। और उसके बाद से एक परंपरा बन गई कि जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करेंगे वहां से वो झंडा फहराएंगे और देश को बहुत काफी इंटरेस्टिंग है सर। सो एक क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बिकॉज, बट आप क्योंकि 1857 की बात कर रहे थे, और 1857 को हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, मतलब हमें हिस्ट्री की बुक्स में भी पढ़ाया जाता है। एक बहुत ही फेमस मूवी बनी थी आमिर खान की, 1857 की म्यूटिनी दिखाई गई थी जिसमें, बट हर जगह मंगल पांडे, हर जगह ये नैरेटिव ऐसे दिखाया जाता है कि कुछ आर्मी सोल्जर्स थे, उन्होंने म्यूटिनी करी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी, उनको दबा दिया गया और म्यूटिनी खत्म हो गई। बट आप अभी जो चीज बता रहे थे उसमें जो मुझे समझ आया कि एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बना ली गई थी, दिल्ली से और आगरा, इन रीजन से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया था। इट वाज प्रोबेबली, हो सकता है अगर कुछ इवेंट्स उस टाइम पे सही से और बैठ जाते, जो मुझे समझ आ रहा है, तो हो सकता है कि अंग्रेजों को उस टाइम पे ऑलमोस्ट बाहर ही निकाल दिया जाता पूरे इंडिया से भी, बट ऑब्वियसली दे रिटेन्ड बैक और वो वापस आ गए। बट वॉज इट सच अ बिग म्यूटिनी? क्या वो इतनी बड़ी म्यूटिनी थी कि एक्चुअली अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा होगा एक टाइम पे कि उनको, वो शायद हार जाएंगे और इंडिया से उनका कब्जा खत्म हो जाएगा, या वॉज इट अ स्मॉल म्यूटिनी जैसा पिक्चरों में और जैसा बुक्स में पढ़ाया जाता है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं स्मॉल म्यूटिनी, तो बिल्कुल काफी बड़ी म्यूटिनी थी, और उत्तर भारत के और मध्य भारत के कई हिस्सों को उसने बहुत गहरे तरीके से प्रभावित किया था। कई हिस्से जो थे वो बहुत गहरे तरीके से प्रभावित किया था,
और जो आधुनिक शोध जो हो रहा है उसमें अब ये भी एलिमेंट उभर कर आ रहा था कि दक्षिण भारत में भी कुछ कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव बढ़ा था। और सिपाही म्यूटिनी जो है उसका सिर्फ एक स्मॉल कंपोनेंट है। जो जो आप फिल्म की बात कर रहे हैं वो एक स्मॉल कंपोनेंट, एक इवेंट हुआ था जिससे उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये बहुत बड़ा था कि वो इवेंट आके फिर इन्होंने सरकार बनाई, फिर राज्यों में सरकार बनी। मैंने एक रिसर्च किया था छोटा नागपुर जो आज का झारखंड है, वहां पर भी एक सरकार बनी, रांची के आसपास में एक सरकार बन रही थी वहां पे करके। आपने और कई लीडर्स के बारे में आपने सुन रखा होगा अपने करके, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, कई सारे लीडर्स हैं आपको करने के लिए। ये रानी लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी वो करने के लिए। तो ऐसे कई लीडर्स हुए करके, बेगम हजरत महल, सही सही जगह पे। और कहीं कहीं पर तो ये जो जो शुरुआत हुई थी सैनिक विद्रोह के रूप में, एक बड़ा जन आंदोलन, खास करके अवध वगैरह जो आज का यूपी है, लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर एक बड़ा मतलब जन समर्थन भी उनको बहुत जोर से मिल गया करके। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग थे। रानी लक्ष्मीबाई, एक समय में ये भी बातचीत चल रही थी कि आपस में सब लोग टच में हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। कुंवर सिंह मूवमेंट कर रहे थे पूरे यूपी में, बिहार में कम रहे, बाहर में ज्यादा मूवमेंट कर रहे थे, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे वो करके। रानी लक्ष्मीबाई इधर ले रही थी करने के लिए। तो ऐसे कई लोग थे। मतलब मैं तो मतलब काफी वक्त इसके बारे में अलग से डिस्कशन होगी, सभी जो लोग हैं उन योगदान को डिस्कशन करने के लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिपाही म्यूटिनी जो थी वो सिर्फ शुरुआती तौर पर थी और एक छोटा कंपोनेंट थी। बाद में काफी और जगह पे बड़े दूसरे लोग भी जुड़ते गए। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग क्षेत्रीय विशेषताएं भी दिखलाई देने को मिलती हैं हम लोगों को करने के लिए। और शायद कहीं न कहीं ये क्षेत्रीय ताकतें जो हैं कहीं न कहीं उन राष्ट्रीय ताकतों की उसमें के संबंध में उतना ज्यादा मजबूत साबित नहीं हुई, या लीडरशिप या कोऑर्डिनेशन या आर्म्स एमिनेशंस या वो समझ, या फिर मिल के लड़ने की एक बात है, एक जॉइंट फ्रंट ऑफर करने की बात शायद वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से शायद वापस से वो अंग्रेजों ने। इसके बारे में तो हम विवाद और डिबेट्स जी। कर सकते हैं इसमें करने के लिए, लेकिन वो बहुत बड़ा रूप था। आप जो देख रहे हैं वो आमिर खान की मूवी के रूप में एक बहुत छोटे से हिस्से को दर्शाया गया है। तो ओके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिल्म्स जो होते हैं वो एक आपका एक बहुत ही लिमिटेड पार्ट में देख सकते हैं आप, वो वाली बात को इसलिए कर। कभी सर, कभी होपफुली दोबारा बात करने का मौका मिलेगा तो विल टॉक अबाउट 1857 से 1947 का टाइम, काफी इंटरेस्टिंग टाइम है वो। बट अभी आई थिंक विल स्टिक टू द नैरेटिव ऑफ द पॉडकास्ट। तो काफी इंटरेस्टिंग था। बट आई थिंक एक और मॉन्यूमेंट जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, विच इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, विच इज ताजमहल। और आज के टाइम में एक तरीके से देखा जाए तो एक उसका रिटर्न हो रहा है कि हर हर पर्सन उस बारे में बात कर रहा है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स चल रहे हैं। कोई बोलता है कि ये मंदिर था, कोई बोलता है मकबरा था, कोई बोलता है हिंदू आर्ट दिखती है वहां पे। बहुत मिसअंडरस्टूड है, ऑल्दो इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज करता है, देखने आता है, बट बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। आपके रिसर्च पर्सपेक्टिव से, आपके लर्निंग पर्सपेक्टिव से, आपने जितना समझा है ताजमहल को, आपको क्या लगता है कि क्या स्टोरी है ताजमहल की, और व्हाट इज दी, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड ताजमहल? देखिए इसमें दो बातें हैं। एक होता है कि इसके साथ ताजमहल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको दो, कभी कभी मुझे लगता है बड़े परस्पर विरोधाभासी फ्रेमवर्क के साथ हम देखते हैं। दोनों कभी कभी कॉन्टेस्ट करते हैं एक दूसरे को। एक, हम देखते हैं मॉन्यूमेंट ऑफ लव के बारे में, विच इज वर्ल्ड नोन, इट्स अ बिग मॉन्यूमेंट ऑफ लव, राइट। पैरेलली हम जो दिख रहे, जो आपने बताया कि एक मॉन्यूमेंट कनेक्टेड टू हेट, कॉन्फ्लिक्ट, या नॉट हेट्रेड बट कॉन्फ्लिक्ट, जी। कि जहां पर आप बात कर रहे हैं कि नहीं भाई ये चाहे तो मंदिर हुआ करता था या फिर एक कब्र हुआ करता था, और साथ साथ उसकी ये भी जुड़ी हुई है कि एक और वायलेंट नैरेटिव चलता है कि उस शाहजहां ने हाथे कटवा दी थी सबको करने के लिए, कि आगे दूसरा एक कर नहीं पड़ता। तो जी। शाहजहां और ये जो ताज का लेके, इंटरेस्टिंगली मैं आपको दो बातें बता दूं और उसके बाद मैं बताता हूँ कि ताजमहल को देखने का एक और बृहद नजरिया, जो मैं बात कर रहा था कि 4 फैक्टर्स के बारे में, कि भाई पार्ट एंड होल, एक लंबा जियो कल्चर कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, एक आफ्टर लाइफ की हम बात करते हैं, या फिर हम
टैंजिबल और इनटैंजिबल की जब बात करते हैं, तो ताजमहल को देखने का बहुत सारा और तरीका है, जिससे हमें काफी और चीज देखने को मिलता है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में एक कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक बयान आया था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2015 में और 2015-16 के आसपास एक संसद में बयान भी आया था, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि नहीं, ये एक टूम है, और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने ये दिया था। तो मैं उन दोनों के बयानों को रखूंगा, क्योंकि बाकी तो आप दोनों साइड से आप आर्ग्यू कर सकते हैं, वो बात आप आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन कल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था। और दूसरी बात ये कहा था, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगरा में एक सिविल कोर्ट में बयान देते हुए कहा था कि हमारे पास जो अवशेष है वो एक टूम के, एक मौसोलियम के करने के लिए। लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सारे मॉन्यूमेंट्स के साथ बहुत समय से चल रहा है और चल रहा है। मैं उस पर अपना ध्यान नहीं दूंगा करके, मैं आपको उसके और पहलुओं के बारे में बात करता हूं, जो कि आपको समझने में लगता है कि अरे, हम जो लड़ाइयों में कितनी बड़ी बातों को भूलते चले। मसलन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मैं बहुत बड़ा फैन, मतलब टेक्निकल डिटेल्स का फैन नहीं, लेकिन 2-3 बातें आपको बता दूं चलो, जो कि थोड़ा सा आपको ना रुझान बढ़ाता है पे। तो उसका जो डिजाइन ये हुआ था कि वो जन्नत में या पैराडाइज में मुमताज महल का घर कैसा होगा, उसका जमीन के ऊपर में एक रेप्लिका बनाया गया। ओके। राइट। तो ताजमहल के बहुत सारे हिस्से जो हैं वो जन्नत को करते हैं। ठीक है, कुरान में जो पैराडाइज का कॉन्सेप्ट है उसको सफलीभूत करते हैं। मसलन कि आप जब एंटर करेंगे, आप वो जो गेट है, जो मेन गेट, उसमें लिखे रहते, कुछ आयतें लिखी हुई है कि आप जन्नत एंटर कर रहे हैं। वहां जो फूल पत्ते हैं, उसकी बनावट है, वाटर बॉडीज हैं, वॉल्ड गार्डन है, ये सब जो चीज है वो डिस्क्रिप्शंस जो है वो कुरानिक पैराडाइज में मिलती जुलती। ठीक है, तो एक जो है कि उसका वो किया गया था। दूसरा एक पार्ट जो लोग समझते हैं हमेशा से कि यार मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब उनका मटेरियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये बात भी गलत है ताजमहल के केस में। आप ताजमहल के पास जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे सराय हैं, बहुत सारे बाजार हैं, अलग अलग गेटों के बाहर सराय और बाजार हैं। ये सराय और बाजार उस मॉन्यूमेंट के डिजाइन में इम्प्लिसिट थे, ये अलग से नहीं आए हैं, ये उसी समय बनते थे। और इसके जरिए उसका रख रखाव, मेंटेनेंस के लिए उन्होंने, जैसे आप क्या करते हैं, आज एक घर बनाते हैं, उसमें आप कभी कभी 2 महले बना लेते हैं, एक में किराया लगा देते हैं, इससे अपना काम चलेगा, और दूसरे में खुद रहते हैं। तो ताजमहल के रख रखाव के लिए भी बाजार और कैरवन सराइज बनाए गए थे, जो कि आज कई सारे बाजारें जो आप आगरा में देखते हैं, जो उसके ताजमहल के इर्द गिर्द, अलग अलग गेटों के इर्द गिर्द, वो उसके हिस्सा थी। तो एक उसके मटेरियल वर्ल्ड को दिखलाता था, एक उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखलाता था। तो ऐसी कई जो और एक बात और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आती है ताजमहल के बारे में, कि उसका डिजाइन के करते समय ये बात को लेके मुगल बादशाह बहुत कॉन्शियस थे कि ये जेनरेशंस के लिए मास्टरपीस होगा। ये बात लिखी गई है। ओके। उनके एक हिस्टोरियन कज़वी ने ये बात लिखी है कि ये उस सोच के बनाया गया था कि जनरेशंस के लिए मास्टरपीस होगा। ओके। ठीक है, तो ये बड़ी, मतलब आप जब उसके बारे में सोच रहे हैं, मैं आर्किटेक्चर की उस साइड को देख रहा हूँ जो कि एक ह्यूमन साइड जो है आर्किटेक्चर का। ठीक है, इसके अलावा आप ये जो देखेंगे कि कैसे रिवर बेड को ठीक करते हैं किसी इमारत। अब अभी आप क्या कीजिएगा, किसी भी रिवर बेड पे कुछ बनाइएगा तो वो धंस जाएगा, और खास करके वहां जब रेत हो, बारूद हो, ये बालू हो, रेत जब हो या सैंड हो, तो वो धंस जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स किए हैं। उन्होंने उसके लिए फाउंडेशन वेल्स बनाए थे, ऐसे कई कुएं बनाए गए थे, नेटवर्क ऑफ कुएं। अच्छा। उसको बना के जमीन को स्टेबलाइज किया गया था, कुओं में मत पत्थर और लकड़ी भर भर के उसको स्टेबलाइज किया गया था जमीन को, और उसके ऊपर इमारत बनाई गई थी। तो डिजाइन टेक्निक्स भी कितने इंटरेस्टिंग थे। इसके अलावा शाहजहां, जितना वो मॉन्यूमेंट ऑफ लव जो था, शाहजहां के रूल के ग्रैंडियर को भी वो दिखा रहा था कि ये रूल जो है मुगलों के शासन का एक उच्च काल है, ये उसको भी दिखला रहा था। ये उसके डिजाइन में दिखता है, उसके एम्बिशन में दिखता है, जो पैसे खर्च हो रहे थे। और उस समय, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि उस समय ऐसी कई चीजें जो आती है जो कि एक ताजमहल को और शाहजहां के रूल को भी दर्शाती है। मसलन एक सेंट्रल एब्सोल्यूट स्टेट, मुगल स्टेट को भी दिखलाती है, पॉलिटिक्स के उसके। मसलन
एक डिजाइन की बात हमने की, उस समय पीकॉक थ्रोन बनाया जा रहा है, तो एक एफ्लुएंस दिया जा रहा है मुगल रूल को। आप लाल किले में जब आप कभी जाएंगे तो जो दीवाने आम जो है, वहां पर शाहजहां की जो सीट है वो हवा में है, दीवार पे ऊपर में है, जमीन पे नहीं है। तो एम्परर को लोगों की नजर से ऊपर उठाया जा रहा था। पीकॉक थ्रोन भी उसी लिए बनाया गया था कि एक्सक्लूसिव हो। और शाहजहां के समय की जितनी पेंटिंग्स आप देखेंगे उसमें हैलो दिखाया जाता है, जो कि नॉर्मली आपको देखते हैं कि भाई डिवाइन एंटिटीज के साथ में होता है। और जितने पेंटिंग्स हैं एज कंपेयर टू अदर्स, सब लोग शाहजहां की पेंटिंग, मुगल पेंटिंग्स में सब लोग शाहजहां को देख रहे हैं। कोई भी पेंटिंग आप देख लीजिए उस समय की, तो वो उसको देख रहे थे। तो शाहजहां एक मुगल पॉलिटिक्स का जो एक वो था जहां पर एम्परर जो है वो बहुत ऊंचा है। और ताज के डिजाइन में तिमुरिद या पर्सियन या ईरानियन इन्फ्लुएंस का बहुत ज्यादा जोरदार असर था। ये डिपार्चर था अकबर के समय के आर्किटेक्चर से, जहां पर मैंने आपको बताया फतेहपुर सीकरी या आगरा फोर्ट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस, रीजनल इन्फ्लुएंसेस को आप ला रहे हैं। उसमें मालवा भी है, गुजरात भी है, बंगाल भी है, ग्वालियर भी है, ऐसे कई रीजनल तिमुरिद पर्शियन इन्फ्लुएंसेस भी हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत हाई लेवल, जैसे मैंने बताया कि उसकी संरचना एक पुरानिक पैराडाइज के कॉन्सेप्ट से भी की गई थी करके, और वो बहुत इन्फ्लुएंस था। तो एक वो भी कॉन्सेप्ट जो इसके बारे में आता है करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। और बाद में आगे चलकर ब्रिटिश ने भी इसको अपनाया, एक अपने काम को हाईलाइट करने के लिए, खास करके अंग्रेजी हुकूमत के कुछ लोगों ने कंपनी पेंटिंग्स में इसको हथिया रहे हैं। कर्जन खास करके इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे करने के लिए, ये दिखलाने के लिए कि देखिए मतलब ताज को तो हमने ही बचाया है करके। और फिर देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने भी उसको इंडिया कंपोजिट कल्चर का एक हिस्सा बनाया करके। लेकिन उसके बाद का भी एक आफ्टर लाइफ है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ताज को हमेशा से एक सिंबल ऑफ एक्सेलेंस माना जाया गया था, और इस आइडिया को अप्रोप्रिएट किया कई जगह ने। आपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बारे में सुन रखा है, जी जी। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स बाहर में, यहाँ नहीं बाहर में भी है करने के लिए। ठीक है, आपने ट्रम्प का एक ताजमहल सुन रखा था, जो कि उनका कैसीनो रिसोर्ट था अटलांटिक सिटी में, 2016 में उसको बंद कर दिया गया था। इसके अलावा कई लिकर ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, ठीक है, कई म्यूजिक ग्रुप्स हैं ऐसे, और म्यूजिक बैंड्स थे जिन्होंने अपना स्टेज नेम ताज रख लिया, या फिर एल्बम्स बनाए, पॉपुलर एल्बम्स बनाए। तो इसका एप्रोप्रिएशन हमेशा से होते चला है, राइट। तो ये जो एप्रोप्रिएशन, जो आप पोलराइज्ड एप्रोप्रिएशन की बात करें, ताज, और फिर अंग्रेजों ने जब वहां आने शुरू किए, तो उन्होंने बोला कि यार ताज तो बिना किसी यूरोप के आर्किटेक्ट के बगैर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सजेस्ट करना शुरू किया, नहीं नहीं, कोई विनेशियन या इटालियन आर्किटेक्ट है जिसने ताज को बनाया। तो अलग अलग समय पर अलग चलते रहे। और हैरानी की बात ये, जब ऐसा सब चल रहा है तो पूरा विश्व जो है ताज को अडॉप्ट कर रहा है, और ताज के रेप्लिकास बनाए गए कई जगह पे, चाइना में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, न्यू जर्सी में, ऐसे कई रेप्लिकास बनाए गए। और आप जिस बात से शुरू कर रहे थे, उस बात से मैं खत्म करूंगा इस सवाल को, कि नए वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, ताज को करीब 100 मिलियन वोट्स के साथ में इलेक्ट किया गया था, उसमें नॉमिनेट किया गया था। तो ताज, उसके कितने पहलू हैं, हम फंसे रह रहे हैं उसमें पहलू में चल के, और कई ऐसे पहलू हैं जिन पे हमको बहुत गौरवान्वित महसूस करना चाहिए उस पहलुओं को हम, और कई वंडर्स हैं उसके। आप देखेंगे तो हर चीज ताज के, वो एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो डिक्टेट करता है कि आप जितने नजदीक आएंगे वैसे वैसे चीजें आपको दिखती चली जाएगी। आप गेट से आएंगे तो एक सर्टेन फोकस आएगा, मॉन्यूमेंट के कुछ हिस्सों पे आपकी नजर जाएगी। आप कभी जाइएगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे जैसे आप पोडियम के नजदीक आते हैं, आपकी आई का फोकस है अलग अलग जगह पे जाता है। तो वो ये चाहते थे कि हर चीज को आप देखें। तो इसलिए कहते हैं कि वो एक पहले से डिजाइन किया गया था, एक मास्टरपीस फॉर एजेस टू कम।